हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक का अपना 4th लेक्चर देख रहे हैं और इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ के आप लोगों ने बहुत नॉर्मल वे में कूलॉम्स लॉ पढ़ा होगा। ये पूरा लेक्चर देखिएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन अभी आगे चलकर हम लोग कूलॉम्स लॉ के करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं कि आखिर कूलॉम्स लॉ क्या होता है। आप लोगों ने अभी तक पढ़ चुके हैं कि अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिव चार्ज होगा, दोनों के बीच क्या लगेगा बेटा? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। यदि लाइक चार्जेस हैं तो उन दोनों के बीच में रिपल्सन लगेगा। अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो दोनों के बीच में क्या लगेगा? अट्रैक्शन लगेगा। वो अट्रैक्शन या रिपल्सन कोई ना कोई फोर्स है, ठीक बेटा। तो वो जो फोर्स के तहत कोई भी बॉडी एक दूसरे से दूर जाती है या फोर्स के ही वजह से कोई बॉडी एक दूसरे से अट्रैक्ट करती है, ठीक बेटा। तो अगर मैं बात करूं, आपने इतना तो पता कर लिया है, तो आखिर जब कोई बॉडी दूर जाएगी या जब कोई बॉडी पास आएगी तो वो जिस फोर्स से दूर जा रही है या वो जिस फोर्स से पास आ रही है, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? हाउ मच क्वांटिटी ऑफ फोर्स, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड हम लोग को आज निकालना है। और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड किसने बताया था बेटा निकालना? कूलॉम्स ने बताया था। अगर मैं आपको थोड़ा सा कोरिलेट करूं आपके क्लास 11th के टॉपिक ग्रेविटेशनल से, तो आप लोगों ने ग्रेविटेशनल लॉ सीखा था, जिसको किसने दिया था बेटा? न्यूटन ने दिया था। न्यूटन ने बताया था कि जब भी कोई दो मास आपस में रखे जाते हैं एक निश्चित डिस्टेंस पे, तो वो दोनों मास क्या करते हैं बेटा? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। वो कितने फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसके बारे में आपको लोगों को ऑलरेडी बताया जा चुका है। मैं थोड़ा सा पहले उसी को डिस्कस करता हूँ, बाद में इसको कोरिलेट करा के आपको बता देता हूँ। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ कि अगर हमारे पास एक मास ये है और दूसरा मास ये है, तो न्यूटन ने क्या बताया था बेटा? दोनों के बीच की डिस्टेंस r है, ये मास m1 है, ये मास क्या है? m2 है। तो न्यूटन ने क्या बताया था? न्यूटन ने बताया था इन दोनों के बीच में जो लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स होगा वो क्या होगा बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? दोनों के मास के प्रोडक्ट के। दूसरा उसने क्या बताया था? उसने बताया था इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? दोनों के बीच की डिस्टेंस से। और ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? m1 m2 बाई आर स्क्वायर से। यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता था तो आपका एक कांस्टेंट g आ जाता था, m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा हुआ है। यहाँ पे जी क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जो कि यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, हर जगह इसकी वैल्यू एक बराबर होती है। अब इसी से अगर हम लोग कंपेयर करें अपने किसके बेटा? अपने कूलॉम्स लॉ को, तो सेम टू सेम कूलॉम्स लॉ भी हमको यही बताता है। कूलॉम्स न्यूटन से इंस्पायर होकर के सेम फॉर्मूला हमको दे दिए थे। जैसे हमारे पास एक कोई चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, दोनों के बीच की डिस्टेंस बेटा R है, ठीक। तो कूलॉम्स ने बताया कि यहाँ पे कूलॉम्स लॉ स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन बिटवीन स्टेशनरी पॉइंट चार्ज, पहला क्या बताया उन्होंने? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस, मतलब F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 और Q2 के। दूसरा बताया कि ये जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के, तो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r स्क्वायर। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग एक साथ मिलाकर जब लिख देंगे तो मिल जाएगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा K। इस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। कहानी समझ में आ गई? तो ये सिंपल सा जैसा हम लोग का ग्रेविटेशनल लॉ था, सेम टू सेम ऐसा ही हम लोग का क्या है? कूलॉम्स लॉ है। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको हम लोग को पढ़ना है और देखना है, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं अपना। अभी भी जब मैंने आपको ये समझाया, मैंने आपको बताया कि ये अगर कोई एक मास है हमारे पास, ये एक कोई मास है, दूसरा मास ये है, ये मास m1 है, ये मास क्या है आपका? m2 है। इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा बेटा? अलोंग द लाइन जॉइनिंग होगा। देखो, जब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ना, जब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो अलोंग दिस लाइन ही अट्रैक्ट करेंगे, अलोंग दिस लाइन अट्रैक्ट करेंगे। ये नहीं कि ये इसको अट्रैक्ट करके इधर चला गया, नहीं, ये अलोंग दिस लाइन एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा? अट्रैक्ट करेंगे। और सुनिएगा, अगर इसकी वैल्यू कितनी है? अगर इसकी वैल्यू 1 kg है और इसकी वैल्यू क्या है आपकी? 10 kg है, तो मैं आपसे अगर कहूँ कि ये बताइए आप मुझको कि ये वाला मास ज़्यादा, अब देखिए जब ये अट्रैक्शन लगेगा तो ये क्या करेगा? इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये क्या करेगा? इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। कहानी समझ आई? मतलब यहाँ इस पे जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को हम लोग नाम क्या दे सकते हैं कि फोर्स लग रहा है कहाँ पे बेटा? 1 पे। कौन लगा रहा है?
F2 लग रहा है, ठीक। और यहाँ पे इसको क्या नाम दे सकते हैं, F21 दे सकते हैं, ठीक बेटा। फोर्स लग रहा है 2 पे, कौन लगा रहा है, 1 लगा रहा है। तो अगर ये 1 kg है और अगर ये 10 kg है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बताइए बेटा कि M2 इसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाएगा कि M1 इसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाएगा, कौन ज़्यादा फोर्स लगाएगा। तो ऐसा देखा गया है कि बेटा ये F12 और F21 दोनों ही आपस में इक्वल होंगे, मतलब जितना फोर्स M2 M1 के ऊपर लगाएगा सेम उतना ही फोर्स M1 M2 के ऊपर लगाएगा, दोनों फोर्स आपस में इक्वल होंगे। बस शर्त ये है कि दोनों की देखो डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। जैसे ये आपका स्टाइलर है, अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो जमीन के पास ये चला जाएगा, नीचे अर्थ इसको अट्रैक्ट कर लेगी। लेकिन बेटा ऐसा नहीं है, जितना फोर्स इसके ऊपर अर्थ लगा रही है उतना ही फोर्स ये स्टाइलर भी अर्थ के ऊपर लगा रहा है। लेकिन अर्थ क्यों नहीं ऊपर आती है, ये क्यों नीचे चला जाता है, उसका मतलब ये है कि वो जो बेटा फोर्स लग रहा है वो इसके लिए तो बहुत बड़ा फोर्स है, लेकिन वो फोर्स अर्थ के लिए बहुत छोटा सा फोर्स है। क्योंकि फोर्स जो है बेटा वो डिपेंड कर रहा है किसके कारण, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट के ऊपर। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोडक्ट के ऊपर। अगर मैं एक स्टाइलर ये लिया, दूसरा स्टाइलर भी लिया आऊंगा, ये दोनों आपस में अट्रैक्ट नहीं करेंगे क्योंकि इन दोनों का ही मास क्या है, बहुत कम है। हालांकि यहाँ पे देखो तो एक का मास कम हो गया, लेकिन अर्थ का तो मास बहुत बड़ा है, इसलिए ये ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे हमको दिखाई देता है। एनीवे यहाँ पर भी ना दिखाई देता। एज इट इज सेम काम हम लोगों का यहाँ पर चार्ज के केस में भी होता है। मैं आपको कोरिलेट करके चीज़ें समझा रहा हूँ। आप लोग अब अगर 12th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड में बेटा पढ़ते हैं तो हमेशा कोशिश ये करिएगा कि आप लोग हर एक कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ कोरिलेट करके पढ़िएगा। क्लास 9th और 10th स्टैंडर्ड पे बहुत छोटा सा सिलेबस होता है, आप लोग याद कर लेते हो, रट लेते हो। लेकिन क्लास 11th और 12th स्टैंडर्ड में सिलेबस बहुत बड़ा हो जाता है और उस बहुत बड़े सिलेबस को कवर करने के लिए हमको चीज़ों को कोरिलेट करते हुए पढ़ना पड़ता है। एक चीज़ समझ ली, अब उस तरह की जितनी भी चीज़ें होंगी वो ऑटोमेटिक हमको समझ में आ जाएंगी। तो कोरिलेशन बहुत ज़रूरी है बेटा, इसको एनालॉगी एक्चुअली बोलते हैं कि दूसरे कॉन्सेप्ट से एनालॉग कर करके चीज़ों को पढ़ना। हम लोग पूरी फिजिक्स ऐसी एनालॉग में पढ़ते हैं क्लास 12th स्टैंडर्ड की, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पे अब बात करूँ किसकी, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मान लीजिए 1 कूलम चार्ज है, ये Q1 और ये Q2 क्या है बेटा, ये 10 कूलम चार्ज है। अब देखो बेटा अगर ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये है, तो इसमें जो रिपल्सन लगेगा तो किधर लगेगा रिपल्सन, रिपल्सन बेटा अलोंग दिस लाइन लगेगा, अलोंग दिस लाइन लगेगा, मतलब जिस लाइन पे ये ज्वाइनिंग है उसी लाइन के अलोंग लगेगा। अब मैं बात कर रहा हूँ ये भी, अब देखिए इस पे फोर्स क्या लग रहा है, इसमें फोर्स लग रहा है कि 1 पे कौन लगा रहा है, 2 लगा रहा है, 2 इसको धक्का मार रहा है इधर की ओर, और 2 पे क्या हो रहा है बेटा, 2 पे 1 धक्का मार रहा है इधर की ओर, ठीक। दोनों एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं, लेकिन अब ये नहीं है कि 1 कूलम वाला कम धक्का मारेगा और 10 कूलम वाला ज्यादा मारेगा, नहीं, दोनों इक्वल एक दूसरे को धक्का मारेंगे, बट दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। अब इसी चीज को हम लोग प्रूफ भी करेंगे वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्स लॉ पे, इसी चीज को हम लोग प्रूफ करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ में। तो यहाँ पर हम लोग का ये फॉर्मूला आया F = K Q1 Q2 by R², और यहाँ पर जो हम लोग का फॉर्मूला आया था ग्रेविटेशनल वाला, ये वाला जो G है ना बेटा, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, हर जगह इस G की वैल्यू इक्वल होती है। लेकिन यहाँ पर ये जो K आया है ना, K बेटा हर जगह इक्वल नहीं होगा, मीडियम के चेंज होने पे इसकी जो वैल्यू है वो भी क्या होगी, चेंज होगी। इसको बहुत डिटेल से अभी आगे लेक्चर में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए इतना ही। चलिए आगे अगर मैं बढ़ूं और बात करूं लिमिटेशन क्या है कूलम्स लॉ की, तो कूलम्स लॉ की लिमिटेशन क्या है, पहली लिमिटेशन है कि Q1 Q2 मस्ट बी पॉइंट चार्ज पार्टिकल। मतलब कहने का ये जो कूलम्स लॉ तभी वैलिड होगा जब आपका चार्ज क्या हो बेटा, पॉइंट हो। अगर कोई बॉडी है, बॉडी पे ये लॉ वैलिड नहीं रहेगा। दूसरा, Q1 and Q2 आर नॉट पॉइंट चार्ज, देन देयर साइज बी वेरी वेरी लेस देन R। अगर Q1 Q2 बहुत छोटे नहीं हैं तो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि उस डिस्टेंस के कंपेयर में वो चार्ज क्या हो, पॉइंट हो, ठीक। सेकेंड, इफ चार्ज इज नॉट पॉइंट चार्ज एंड R इज नॉट वेरी लार्ज। अब अगर दोनों कंडीशन फुलफिल ना होंगी तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रेशन अप्रोच का यूज करेंगे इस कूलम्स लॉ के थ्रू फोर्स को निकालने के लिए, जो कि आगे लेक्चर्स पे हम लोग सीखेंगे कैसे इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, ठीक। अगला है
के इज नॉट यूनिवर्सल कांस्टेंट, के हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मीडियम प्लेस बिटवीन पार्टिकल्स। ठीक, अब अगर मैं बात करूं इसकी वैल्यू होती 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, लेकिन कहां पे होती, वैक्यूम पे या एयर पे इसकी वैल्यू इतनी होती है। ठीक, और के बराबर हम लोग 1/4 एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे ये न्यू चीज एप्सिलॉन नॉट क्या आ गई, बस थोड़ा सा सब्र रखिए, एप्सिलॉन नॉट को भी अच्छे से हम लोग समझेंगे। बट यहाँ पे अगर मैं बताना चाहूँ आपको कि इस के की वैल्यू, अगर तुम लोग इसको 1/4 एप्सिलॉन नॉट को सॉल्व करोगे तो आपको 9 × 10⁹ ही मिलेगा। ठीक, चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ अच्छा एप्सिलॉन नॉट की। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट बेटा परमिटिविटी है। क्या है, परमिटिविटी। ये किसी भी मीडियम की वो प्रॉपर्टी है जो क्या करती है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डिसाइड करती है कि कितना लगेगा। अब दो चार्ज को लेकर के आप एयर में रख दो सेम डिस्टेंस पे, उन्हीं दो चार्ज को लेकर के आप मीडियम चेंज कर दो, पानी पे रख दो, दोनों के बीच लगने वाला फोर्स चेंज हो जाएगा। उन्हीं दो चार्ज को सेम डिस्टेंस से उठा के ऑयल में रख दोगे, मीडियम चेंज हो गया, फोर्स चेंज हो जाएगा। फोर्स क्यों चेंज हो रहा है, बिकॉज हर मीडियम की परमिटिविटी चेंज हो रही है। हर मीडियम की क्या चेंज हो रही है बेटा, परमिटिविटी चेंज हो रही है। तो अगर मैं एप्सिलॉन नॉट की बात करूं तो ये क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट कहाँ की परमिटिविटी है, वैक्यूम की या एयर की परमिटिविटी इसको बोल देते हैं, और इसकी वैल्यू इतनी है। लेकिन अगर मीडियम चेंज हो गया तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट न लिख करके हम लोग क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन लिखेंगे, और इसका ये क्या होता है, ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम हुआ करता है। ठीक, तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को यहाँ से इस फॉर्मूले के सहारे हम लोग निकाल भी सकते हैं। देखिए एप्सिलॉन नॉट की अगर मेरे को वैल्यू निकालना हो तो 1/4 के वैक्यूम, के की वैल्यू अपने को पता है, रख देंगे तो ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमको लगभग इतनी मिल जाएगी। ये किसकी वैल्यू होती है, ये एप्सिलॉन नॉट मतलब वैक्यूम की परमिटिविटी की ये वैल्यू होती है। ओके, इसको कॉपी कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, ओके कर ले कॉपी। अब आगे देखते हैं, बात करते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। जैसे मैंने तुमको बताया था ना कि फोर्स तो इक्वल लगेगा लेकिन दोनों के बीच की डायरेक्शन डिफरेंट रहेगी। आइए उसको प्रूव करके भी हम लोग देख लेते हैं कि कैसे ऐसा होगा। ठीक, तो इसके लिए मैंने एक कार्टेशियन प्लेन लिया है बेटा। इस कार्टेशियन प्लेन में मैंने एक Q1 चार्ज रखा हुआ है और एक Q2 चार्ज रखा हुआ है। ठीक बेटा, अब ये ओरिजिन से इस Q2 की और ओरिजिन से इस Q1 की जो डिस्टेंस है ये R1 है और ये R2 है। देखिए बेटा, आप लोगों को क्लास 11th में पढ़ाया गया है कि ओरिजिन से इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस रहती है इसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। तो Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है वो R1 है, Q2 का जो पोजीशन वेक्टर है वो R2 है। अब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए R है। ठीक बेटा, ओके। इस वेक्टर फॉर्म को पढ़ने के पहले आपको अगर कुछ भी नहीं आता वेक्टर के बारे में, बस एक चीज आप लोग समझ लीजिए। जो वेक्टर होता है बेटा, मान लीजिए कोई वेक्टर है, इसके पास दो चीजें होती हैं। कौन कौन सी दो चीजें होती हैं, एक होती है इसके पास होता है मैग्नीट्यूड। क्या होता है, मैग्नीट्यूड, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है। दूसरा इसके पास क्या होता है, डायरेक्शन होता है। तो मैग्नीट्यूड को मॉड पे लिखते हैं, डायरेक्शन को एक कैप से लिखते हैं। ये क्या होता है बेटा, यूनिट वेक्टर होता है, ये डायरेक्शन को बताता है। इस वेक्टर ए के पास दो चीजें हैं, एक मैग्नीट्यूड है, दूसरा डायरेक्शन है। तो ए कैप को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए डिवाइड बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए। इस प्रकार से भी इसको लिखा जा सकता है। ठीक बेटा, इतना कहानी समझ में आ गई। तो अब हम लोग इसके वेक्टर फॉर्म को समझ लेते हैं और पढ़ लेते हैं। ठीक, तो इसके वेक्टर फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो लेट पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 आर प्रेजेंट इन XY प्लेन एट पॉइंट A एंड B विथ पोजीशन वेक्टर R1 एंड R2। ठीक, अब मेरे को निकालना क्या है कि यहाँ पे ये Q1 और Q2 देखिएगा। यहाँ पे ये Q1 क्या कर रहा है बेटा, इस Q2 पे फोर्स लगा रहा है और ये Q2 क्या कर रहा है, Q1 पे फोर्स ऐसे लगा रहा है। तो इनका नॉमिनेशन कर लेते हैं हम लोग। क्या कर लेते हैं बेटा, इनका ये जो नाम है ना, नाम आपको बहुत अच्छा है, नोटेशन। ये जो नोटेशन लिखा ना, ये नोटेशन को बहुत गौर से समझिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा क्या, F12 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 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन वन पे लगने वाला फोर्स। लगा कौन रहा है, 2। तो F12 का मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। F21 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो इस चीज को आप लोग थोड़ा सा समझिएगा। तो आइए हम लोग बात करें, अगर अब निकाल के मैं बताऊंगा आपको F21 की वैल्यू। किसकी वैल्यू, F21 की वैल्यू। अभी इसके पहले हमने सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला था, उसकी डायरेक्शन नहीं निकाला था।
अभी जब हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था। तो अब मैं यहाँ पे ये वेक्टर लगा दे रहा हूँ क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, इसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगी। तो देखिए अब मैं इसका मैग्नीट्यूड पहले लिखूँ। इसका मैग्नीट्यूड क्या है? इसका मैग्नीट्यूड है बेटा K Q1 Q2 अपान, अब अपने को क्या करना है, R की वैल्यू लेना है, ठीक है ना, अपान R स्क्वायर। ठीक, अब अपने को डायरेक्शन की भी जरूरत है। अब अपने को डायरेक्शन लिखना पड़ेगा, क्या, R कैप। ये क्या आ गई, डायरेक्शन आ गई। लेकिन अब यहाँ पे जैसे F21 है तो यहाँ पर भी हमको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर भी इसकी वैल्यू लिखना पड़ेगा। अब देखिए आप लोग, ये अगर F21 है तो अब R भी क्या है, इधर से इधर की ओर जा रहा है कि नहीं आ रहा है। ये R की वैल्यू क्या है, इधर से इधर की ओर है R की वैल्यू। ठीक, तो R की वैल्यू इधर से इधर की ओर है, तो आप लोग यहाँ पर भी R21 लिख सकते हैं और यहाँ पर भी R21 लिख सकते हैं। ठीक, तो और आप लोग इसको चाहें तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसमें आप वेक्टर लगा दीजिए और ये मॉड लगा के स्क्वायर कर दीजिए। हालांकि कंफ्यूज ना होइएगा, कई किताबों में अगर यहाँ पे F को 21 लिया हुआ है तो R को 12 लेता है, और कई किताबों में यहाँ पे 21 है और यहाँ पर भी 21 लेता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि जो यहाँ पे है वही यहाँ पे ले लीजिए, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है चीज़ें समझने में। बट अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया है। हालांकि मैं आपको कहूँगा कि आपको अगर कभी भी वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ है तो ये वाला मेथड न करिएगा, पोजीशन वेक्टर वाला मेथड करिए। इसके बाद मैं दूसरा मेथड भी बताने जाऊँगा जहाँ पे आपको इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, तो वो वाला मेथड आप लोग करिएगा अगर बोर्ड एग्जाम में आता है, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन है। कई किताबों में 12 लिखा है, कई किताबों में 21 लिखा है। अपन 21 लेके चलते हैं, क्योंकि आपने को जो यहाँ पे ले लिए हैं वही यहाँ पे ले लिए हैं। ठीक, ये भी क्या मतलब है, ये क्या मतलब है, ये बेटा क्या है, ये 1 से 2 की ओर, ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, 1 से 2 की ओर है। तो क्या है बेटा, 1 से 2 की ओर है। 2 पे जा रहा है कहाँ से, 1 से। 2 पे जा रहा है कहाँ पे, 1 से। ठीक, इतना आगे समझे। अभी मैंने आपको बताया कि इस कैप को मैं क्या लिख सकता हूँ, वेक्टर अपन मॉड, वेक्टर अपन मैग्नीट्यूड लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिख दिया, 21 इक्वल टू K Q1 Q2 बाई वेक्टर R 21 का स्क्वायर। और इस कैप की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, R वेक्टर लिख सकता हूँ 21 अपान वेक्टर R 21 ऑफ मॉड। इस कैप को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। अब आप लोग अगर बात करें आगे देखें तो वेक्टर 21 इक्वल टू K Q1 Q2 अपान, अब देखिए ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, R21, ये क्यूब हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे ये वेक्टर आ गया 21। ठीक बच्चा, ये आप लोग का किसकी वैल्यू निकाल दी हमने वैल्यू निकाल दिया वेक्टर 21 की वैल्यू निकाल दिया। अब सिमिलरली इसी तरीके से आप लोग को दोबारा करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली करके हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, सिमिलरली करके हम लोग F12 की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, अपन लोग क्या कर सकते हैं, सिमिलरली क्या कर सकते हैं, सिमिलरली हम लोग क्या निकालने बेटा, F12 वेक्टर निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 21 था तो अब क्या ले लिया, 12 ले लिया। यहाँ पे K Q1 Q2 अपन, यहाँ पे R21 था तो यहाँ पे R क्या ले लेंगे, 12 ले लेंगे, क्यूब कर देंगे। ठीक, और यहाँ पे क्या कर देंगे, वेक्टर R21 था तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 12 कर देंगे। ठीक, तो ये देखिए ये दोनों वैल्यू आपको पता चल गई। अब आप ये बताओ मुझको, यहाँ पे ये जो वैल्यू का मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना बेटा, समझना ध्यान से, ये जो मैग्नीट्यूड है बेटा इस जगह पे, ये बताओ ये वैल्यू क्या मैग्नीट्यूड में बराबर है। तुम चाहे R21 लो या फिर तुम चाहे R12 लो। ठीक बेटा, तुम चाहे R इधर से इधर जाओ, इधर से इधर आओ, मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, बस डायरेक्शन अलग है। एक में इधर से इधर जा रहे हैं, दूसरे में इधर से इधर आ रहे हैं, बट मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है ना। तो मैं लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, सिंस या बट लिख सकते हैं, बट R12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 21। मतलब ये वेक्टर, ये जो R वाला वेक्टर है बेटा, ये 21 और 12 दोनों आपस में इक्वल हैं, बट साइन क्या है, माइनस का। क्यों, देखो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए यहाँ पे साइन माइनस का लगा दिए हैं। अब अगर बताओ बेटा, अब समझना,
अब अगर आप लोग इस R12 की जगह क्या लिख सकते हो, R12 की जगह मैं माइनस का R21 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बताइएगा। देन यहां पे देखिएगा, देन अगर मैंने यहां पर ये 1 2 इक्वल टू K Q1 Q2 अपान वेक्टर R यहाँ पे क्या लिख दिया हम लोग, मान लीजिए ये, अब देखिए ये तो मैग्नीट्यूड है, इसका तो कोई लेना ही देना नहीं, ये तो यही है ना, ये तो वैल्यू है, ये मैग्नीट्यूड है, तो यहाँ पे 21 की भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये ओनली मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। तो यहाँ पे अपन लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे R3। अब यहाँ पे देखिए R12 की जगह मैं क्या लिख दूँ, माइनस R21, तो वेक्टर R21 और माइनस मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब आप इस चीज़ को देखिएगा, इस चीज़ को देखिए, ये वैल्यू किसकी है, K Q1 Q2 R21, ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू तो 21 की है ना। तो अपन लोग इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, अब बताइएगा, अपन लोग इसको लिख क्या सकते हैं, ओके हम लोग इसको अब क्या लिख सकते हैं, अपन लोग अब इसको लिख सकते हैं F वेक्टर 1 2 इक्वल टू माइनस वेक्टर 2 1 लिखा जा सकता है कि नहीं। प्रूफ हो गया, यही तो प्रूफ करना था हमको कि ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल होते हैं बट डायरेक्शन में अलग अलग होते हैं। तो ये बेटा ये तरीका है, हर किताबों में अलग अलग लिखा है, इसलिए आप बिल्कुल कंफ्यूज ना होइएगा। आइए मैं इसका दूसरा तरीका आपको बताता हूं, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, वहां पे आपको इस R21 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक बेटा, ओके। तो चलिए अब हम लोग करते हैं कूलम्ब्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हमको फिर सेम वैसे ही क्या कर लेना है, कार्टेशियन प्लेन बना लेना है एक्स एंड वाई का। ये ओरिजिन हो जाएगा, इस जगह पे आपका Q1 है, इस जगह पे आपका क्या है Q2 है। ठीक बेटा, अब यहाँ पे ये देखिए ये आपका पोजीशन वेक्टर हो गया, ये पोजीशन वेक्टर क्या हो गया R1, ये पोजीशन वेक्टर क्या हो गया R2 हो गया ना, हो गया। अब देखिए, अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ पे ये आपका ये डिस्प्लेसमेंट देखिए, अब यहाँ से देखो ये ऐसे गया, यहाँ पे ये Q1 से Q2 की ओर, अब ये क्या कर रहा है, इधर इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है कि नहीं। यहाँ पे फोर्स क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है 2 पे, कौन लगा रहा है 1 लगा रहा है, इधर से आके ऐसे फोर्स लगा दे रहा है। और अगर मैं ये वाला निकाल लूँ, अब देखिए, अब पहले मैं यही वाला निकाल के आपको दिखाई दे रहा हूँ, बड़ा सिंपल सी बात है, आपने को क्या निकाला F21 निकाल लेना है। तो F21 के लिए देखिएगा F21 मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा K Q1 Q2 अपान। अब देखिए, अब यहाँ पर मेरे को क्या लेना है, कौन सी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, कौन सी डिस्टेंस लेना है, ये डिस्टेंस लेना है डेल्टा आर वेक्टर। इस डिस्टेंस को मैंने क्या नाम दे दिया, डेल्टा आर वेक्टर नाम दे दिया। अब ये बताओ, आप लोग यहाँ पे डेल्टा आर की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं। अगर आप लोग अगर यहाँ से डिस्टेंस देखो, इस Q1 से Q2 की ओर जा रही है ना, तो देखो ये वेक्टर और ये वेक्टर, देखो समझो, ये वेक्टर इसका हेड और इसका टेल आपस में जुड़े हैं, तो ये वाला रिजल्टेंट होगा कि नहीं, ये R2 वेक्टर जो होगा वो रिजल्टेंट होगा। ट्रायंगल लॉ पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, ट्रायंगल लॉ पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, बताओ जल्दी से। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 वेक्टर प्लस डेल्टा आर इक्वल टू R2 वेक्टर। तो डेल्टा आर वेक्टर की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो कितनी आ जाएगी, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं। अब यहाँ पे मुझको R21 या R12 लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे को देखो यहाँ से इधर की ओर चल रहा हूँ, तो ये वाला वेक्टर इधर की ओर आएगा, इसका टेल इधर और हेड इधर रहेगा, ये इधर जा रहा है तो इसका हेड इधर रहेगा। अब मैं सिंपल सा डेल्टा आर की जगह यहाँ पे, भाई मैग्नीट्यूड यहाँ पे दोनों का क्या डेल्टा आर है, डेल्टा आर की जगह मैं इतना लिख सकता हूँ R2 माइनस R1। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, R2 माइनस R1। अब यहाँ पे देखो क्या है, R2 माइनस R1 यही है। अब ये वेक्टर तो लेना नहीं, हमको क्या लेना, मैग्नीट्यूड लेना है और इसका स्क्वायर कर देना। अब यहाँ पर इस जगह पे हमको क्या लेना पड़ेगा, कैप लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा बेटा, कैप लेना पड़ेगा। तो कैप को अगर कन्वर्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे कन्वर्ट किए थे ना, जैसे यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे, ये कैप को कन्वर्ट करेंगे तो नीचे क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे वेक्टर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे सेम काम कर लेंगे, यहाँ पे क्या कर लेंगे, क्यूब कर लेंगे, यहाँ पे कर लेंगे क्यूब, और यहाँ पे क्या बचेगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये बचेगा। इसको ऐसे मॉड नहीं लगाएंगे, यहाँ पे मॉड सिर्फ यहाँ पे लगाएंगे क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड नहीं है तो मॉड नहीं लगाएंगे। तो R2 माइनस R1 वेक्टर, इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है। ठीक, अब सिमिलरली F12 को क्या लिखा जा सकता है,
F12 को लिखा जा सकता है। अब देखो जब ये 2 क्या है, 1 2 का मतलब क्या है, 1 पे फोर्स लगा रहा है कौन, 2। जब 2 फोर्स लगाएगा बेटा तो किधर की ओर चलेंगे अपन, ये इधर से, ये ऐसा है, अब ये ऐसे जाएगा ना, तो देखो अब ये देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा, डेल्टा R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 वेक्टर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर डेल्टा R की वैल्यू अपन लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे सेम वही चीज कर दे के Q1 Q2 अपन R1 माइनस R2 वेक्टर Q, और यहाँ पे क्या आ गया बेटा, R1 माइनस R2 वेक्टर। ठीक, आप लोग इसको कोरिलेट भी करा सकते हो। देखो यहाँ पे 2 पहले 1 बाद में, यहाँ पे 2 पहले 1 बाद में, 2 पहले 1 बाद में, 1 पहले 2 बाद में, 1 पहले 2 बाद में, 1 पहले फिर 2 बाद में। थोड़ा सा ट्रिक दिमाग में भरे रहा करो जिससे कि कभी भूल भी जाओ तो दिमाग में चीजें रही आए। अब यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ, इस देखो बेटा इसको समझ लीजिएगा ध्यान से, अगर ये R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर है, अगर मैंने माइनस को कॉमन ले लिया, क्या लिया, माइनस को अगर मैं कॉमन ले लूं तो बेटा क्या बताओ, माइनस को कॉमन ले लूंगा तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बताओ जल्दी से बताओ, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो मैं R1 माइनस R2 की जगह माइनस R2 माइनस R1 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। तो यहाँ पे इस वैल्यू को मैंने पुट कर दिया, तो देखो F वेक्टर 21 इक्वल टू K Q1 Q2 अपान R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। हालांकि यहाँ पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है, इट्स ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक, अब यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया, माइनस लिख दिया ना। जब मैंने माइनस लिख दिया तो ये R1 वेक्टर, यहाँ पे देखो क्या लिख सकता हूँ, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ पे इस वैल्यू पे मत कन्फ्यूज, ये तो बेटा मैग्नीट्यूड है ना, ये तो मैग्नीट्यूड है, घटाने के बाद आएगा तो इतना ही ना, आएगा तो इतना ही। इसलिए तो हम लोग इस पूरे को अब क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को हम लोग क्या लिख सकते हैं, F21 लिख सकते हैं, F12 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इस पूरे को यहाँ पे देखिए ये 1 2 है लिए थे अपन, ठीक है ना, ये 1 2 लिए थे अपन। अब इस 1 2 अपन ने क्या किया, इस वैल्यू की जगह इस वैल्यू को प्लेस किया तो 1 2 है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो वेक्टर 1 2 इक्वल टू माइनस वेक्टर 2 1, तो ये इन द टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर हो गए, बस खत्म बात, ज़्यादा कुछ नहीं, बस ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना है, सीधे से ट्रायंगल लगा के काम आसान हो जाना है यहाँ पे। तो ये आपका हो गया कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, ये नॉर्मल कूलम्ब्स लॉ आपका लिमिटेशन हो गया। ठीक, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। आगे बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ वेक्टर फॉर्म, तो देखिए R21 इक्वल टू माइनस R12, therefore F21 इक्वल टू, मतलब ये दोनों अपोजिट है, देन ये फोर्स भी अपोजिट। दिस मीन्स दैट द टू चार्ज exert equal and opposite force on each other, so Coulombian force obey Newton's third law of motion, equal action and opposite reaction. As the Coulombian force act along F21 or F12, that is along the line joining of the center of the two charges, so they are central force. मैंने बताया ना आपको कि अगर ये चार्ज है, ये चार्ज है, इन दोनों के सेंटर को मिलाने वाली लाइन ये है, तो along the line joining इधर ही की ही और फोर्स यहाँ पे काम करेगा। ये नहीं कि इसको अगर धक्का मारे तो ये इधर की ओर फोर्स लग जाए, नो, along the line joining ही फोर्स काम करेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने सीखा कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक, अब आइए एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है हमारा। इस क्वेश्चन ने क्या कहा है देखते हैं थोड़ा सा। इस क्वेश्चन ने कहा है अ फ्री पिच बॉल ऑफ 8 ग्राम कैरी अ पॉजिटिव चार्ज 5 × 10⁻⁸ कूलम। एक मान लीजिए हमारे पास ये कोई क्या है, बॉल है। ठीक, इस बॉल का जो चार्ज है, चार्ज क्या है बेटा, चार्ज पॉजिटिव है। कितना पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है आप लोगों का 5 × 10⁻⁸ कूलम। ठीक, अब इसका मास कितना है, मास है 8 ग्राम। अब कह रहा है व्हाट मस्ट बी द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दैट शुड बी गिवन टू अ सेकेंड पिच बॉल फिक्स्ड 5 सेंटीमीटर बिलो द फॉर्मर बॉल सो दैट द अपर बॉल इज स्टेशनरी। अच्छा, ये तो आपका पॉजिटिव चार्ज है। अब ये चार्ज स्पेस में रखा है, अब इसके पास कुछ ना कुछ मास है बेटा, तो ये क्या होगा, ड्यू टू मास ग्रेविटेशनल फोर्स इसमें अप्लाई होगा और ये नीचे की ओर गिर जाएगा। लेकिन अगर ये नीचे की ओर ना गिरे तो उसलिए क्या करना चाहिए, अब इसके देखिए यहाँ पर इससे 5 सेंटीमीटर नीचे, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर नीचे एक दूसरी बॉल रखी है। कितनी दूरी पे रखी है बेटा, कितनी दूरी पे रखी है,
5 सेंटीमीटर की दूरी पे एक दूसरी बॉल रखी है। इस बॉल पे चार्ज कैसा होगा ये पूछ रहा है, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ये बताओ बेटा, अगर इसको ऊपर ही टिकाए रखना है तो रिपल्सन मारना पड़ेगा ना। क्या मारना पड़ेगा? ऊपर की ओर रिपल्सन होगा ना, तब तो ये ऊपर टिकी रहेगी। क्यों? क्योंकि ये नीचे की ओर गिरना चाहती है। कौन से फोर्स से नीचे की ओर गिरना चाहती है? mg फोर्स से नीचे की ओर गिरना चाहती है, ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे की ओर गिरना चाहती है। तो ये जो बॉल होगी ये इसमें mg के बराबर का जब ऊपर फोर्स लगाएगी, यहाँ पे क्या लगेगा? F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा ना। जब ये ऊपर की ओर mg के बराबर का ही फोर्स लगेगी तभी ये बॉल रुकी रहेगी कि नहीं रुकी रहेगी। तो इस चार्ज को माइनस होना चाहिए कि प्लस? तो पहला आंसर तो ये मिल गया, माइनस होगा तो अट्रैक्ट कर लेगा, प्लस होना चाहिए इस जगह पे। क्या होना चाहिए? प्लस। प्लस आएगा तभी रिपल्सन काम करेगा, माइनस में तो रिपल्सन काम करेगा नहीं। तो यहाँ पे ये तो पता चला गया कि चार्ज होगा जो निगेटिव होगा। बट इस चार्ज की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें, उस वैल्यू को अपन लोग करते हैं। ठीक, तो देखिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ जी मतलब कहने का ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी इक्वल टू क्या होना चाहिए? एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होना चाहिए। एफ जी की वैल्यू कितनी है? एम जी। और एफ ए की वैल्यू कितनी होती है? के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अपने को देखो क्या पता है, m की वैल्यू पता है, g की वैल्यू पता है, k की वैल्यू पता है, Q1 की वैल्यू पता है, Q2 की वैल्यू नहीं पता है, और ये डिस्टेंस भी पता है। अब इस मास को अपन लोग kg में लिख लेंगे। ठीक, तो kg में लिखें तो कितना आ गया? 8 × 10⁻³ kg आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये कूलाम से, ये सेंटीमीटर में है तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? 0.05 मीटर लिख सकते हैं। ठीक, सारी वैल्यू इस जगह पे पुट कर दीजिए और Q2 की वैल्यू निकाल लीजिए। Q2 बराबर कितना हो जाएगा? mg × r² अपान, एक डिवाइड में आएगा k, डिवाइड में आएगा क्या? Q1। इन सब वैल्यू को यहाँ पे अपन लोग क्या करेंगे? पुट कर लेंगे। m की वैल्यू को अपन लोग पुट करेंगे कितना? 8 × कितना है? 10⁻³ इसकी 9.8, r की वैल्यू 0.05 स्क्वायर, डिवाइड कर देंगे कैसे? k की वैल्यू होती 9 × 10⁻9, और इसके बाद अपन लोग Q1 की वैल्यू, यहाँ पे Q1 की वैल्यू कितनी है? 5 × 10⁻⁻8। अब इस सब का अपन लोग क्या करेंगे बेटा? मल्टीप्लाई कर लेंगे, और फाइनल मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4.36 × 10 समथिंग आएगा इसका -7 कूलाम। ठीक, आप लोग कर लीजिएगा मल्टीप्लाई, एग्जैक्ट वैल्यू आपको पता चल जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग कूलाम्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन भी करते हैं। लेकिन ठहरिएगा, यहाँ तक तो आपको सबको पता होगा, लेकिन इसमें भी बहुत अच्छे केस डिस्कस करेंगे कूलाम्स लॉ पे।